हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिपो ट्यूटोरियल। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। इससे पहले के आज से पहले के लेक्चर्स के अंदर हम पूरा आपका बेसिक इसका एपी का कंप्लीट कर चुके हैं। सारे कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ मैं। हमने कोई एक टूल नहीं छोड़ा है एपी का जो आपको नहीं बताया गया है। हमने पूरा बेसिक बिल्कुल एक लाइन टू लाइन, पैरा टू पैरा और एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल हमने 5.1 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप कि उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो आप यहाँ तक आ चुके हैं, मतलब आप उसका इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, प्रोग्रेस क्या होती है, टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म, उसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है और वगैरह वगैरह जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें इसके बारे में हैं वो सब हम यहाँ पर पढ़कर आ चुके हैं। अब जनरल फॉर्म ऑफ एपी भी हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो फार्मूला है ए एन का a + n-1 इंटू डी, हम इससे इंट्रोड्यूस होंगे और यहाँ से ही हमारा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट चालू होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और सबसे ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं कि यह एपी आपके 10th क्लास तक सीमित है, यह एपी आपके 10th क्लास से स्टार्टिंग है, सीमित नहीं है। आपकी एपी 10th क्लास से स्टार्ट होती है, आपको 11th में और बढ़कर मिलेगी। इसके बाद जहाँ भी आप किसी एग्ज़ाम में जाएंगे, क्योंकि पढ़ने के बाद आजकल हर जगह हमें कंपटीशन एग्ज़ाम फेस करना ही होती है, तो वहाँ पर आपको एपी के 1 से 2 क्वेश्चन, अगर 100 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के है या 50 है तो उसमें से आपको 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन एपी से मिलेंगे ही मिलेंगे, यह गारंटेड है। इसलिए एपी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है। और एपी के हम शॉर्टकट भी देखेंगे, लास्ट में ट्रिक्स भी देखेंगे। अभी हम एपी को समझते हैं और एपी के बारे में पूरी बेसिक्स और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ 5.3 हमारा पैरा है, इसके अंदर nth टर्म ऑफ एन एपी, एपी की nth टर्म कैसे फाइंड की जाती है और क्या होती है, और इसके बेस पर कई क्वेश्चंस, कम से कम 25 से 30 अलग अलग वैरायटी के यहाँ पर क्वेश्चन इस फार्मूले के ऊपर डिपेंड आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले ये फार्मूला बनता कैसे, इस फार्मूले का यूज़ कैसे किया जाता है, इस फार्मूले की पूरी बेसिक समझ हम वैसे पहले देख चुके हैं, लेकिन फिर अगेन इसे यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर nth टर्म, अब आपको एक एक शब्द का मीनिंग, एक एक वर्ड का मीनिंग आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। nth टर्म, हम यहाँ एक एपी लिखते हैं, मान लीजिए एक आपकी एपी है। एपी को हम इस प्रकार से लिखते थे A1, A2, A3, A4, इस प्रकार से लिखते लिखते हम AN तक जाते हैं, इस प्रकार से लिखते लिखते हम AN तक जाते हैं। ये आपकी क्या है, A1 क्या है, A1 आपकी फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म आप इसको अब ऐसा लिख सकते हैं, ये क्या है, आपकी फर्स्ट टर्म है। ओके, ये आपके फर्स्ट टर्म है। ये आपकी क्या है, ये आपकी सेकंड टर्म है। ओके, इस प्रकार से अब आप आगे बढ़े, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो लास्ट भी है। लास्ट से बोले तो इसके लास्ट में, इस सीक्वेंस का लास्ट क्या होगा, लास्ट में कुछ तो कहीं तो लास्ट होगी, कहीं भी लास्ट मान लिया हमने मान लिया कि यहाँ पर ये लास्ट हो गई, यहाँ पर लास्ट हो गई, तो ये क्या है इसकी, ये है nth टर्म। क्या है ये, nth टर्म। अब हम यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर लें कि ये आपकी टर्म की लोकेशन है। ये क्या है, टर्म की लोकेशन है। टर्म की लोकेशन से अर्थ है कि आपकी एक एपी है, एक एपी है जिसके अंदर मान लीजिए कि n पद है, n टर्म है, एक एपी है। आप ऐसे समझिए इसको, आप एक एपी है जिसके अंदर n टर्म है। क्या है, n टर्म है, उसमें टर्म के नंबर कितने हैं, n नंबर है। मतलब ये है कि इसमें एक नंबर यहाँ पर है, ये फर्स्ट है, इसके बाद यहाँ पर सेकंड है, इसके बाद यहाँ पर थर्ड है, इस प्रकार से चलता जाएगा और यहाँ पर nth है। तो ये फर्स्ट कौन है, ये फर्स्ट कौन है, इस फर्स्ट को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में A1 कह देते हैं। इसकी सिटिंग व्यवस्था को हम A1 कहते हैं, इसे A2 कहते हैं, A2 कहते हैं, इसे A3 कहते हैं और इसे हम AN हमारी लैंग्वेज में कह सकते हैं। ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। ये आपकी सिटिंग
कि लोकेशन दिखा रहा है। सिटिंग लोकेशन अर्थ है कि आपके एक एपी के ऊपर पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है, तो ये उसका नंबर दिखा रहा है, ये उसका नंबर दिखा रहा है। लेकिन इसके ऊपर क्या वैल्यू है ये अभी हमें नहीं पता है, यह नहीं पता है। लेकिन इतना जरूर पता है कि इसे हम A1, इसे A2, A3, A4 कहते हैं। तो ये हमारी टर्म की लोकेशन है कि चौथी पोजीशन वाले टर्म को हम A4 कहेंगे और फोर्थ टर्म को हम A4 कहेंगे और nth पोजीशन वाले टर्म को हम nth टर्म कह सकते हैं और AN भी कह सकते हैं। तो ये सिर्फ कह सकते हैं या इसकी लोकेशन है, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन दिखाता है, यह हमारी लोकेशन दिखा रहा है इस प्रकार से। अब इसके अंदर जो मटेरियल होता है इसकी पोजीशन पर, यहाँ पर इस नंबर पर क्या वैल्यू की टर्म है, समझना वर्ड को आप। इस A1 पर क्या फर्स्ट टर्म जो आपकी A1 मैंने इसे लिखी है, इस A1 पर क्या वैल्यू की टर्म है वो कहलाएगी आपकी A, वो कहलाएगी A। और सेकंड के ऊपर क्या वैल्यू की टर्म है वो कहलाएगी A प्लस डी, और थर्ड के ऊपर क्या वैल्यू की टर्म है वो कहलाएगी A प्लस 2D, ठीक है। तीनों अलग अलग बातें सब समझ में आ रही है आपको। इस पर जो वैल्यू की टर्म है वो है A2 की प्लेस के ऊपर, A2 एक जगह है, A2 एक प्लेस की लोकेशन दर्शा रहा है, बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि इस लोकेशन के ऊपर कुछ नंबर है। वो नंबर क्या है, वो नंबर है A2 की जगह A प्लस डी, A3 प्लेस के ऊपर A प्लस 2D। और इसी टाइप से अगर यहाँ हम लास्ट पे देखें, इसके ऊपर देखें AN के ऊपर, तो यहाँ पर 3 था तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 था तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर D है ही नहीं, मतलब एक D कम चल रहा है, इधर से एक D कम चल रहा है। 2 के साथ एक D है, 3 के साथ 2D है, तो यहाँ हो जाएगा A प्लस N माइनस 1D। क्या हो जाएगा, इसमें से एक कम हो गया, या 3 में से एक कम होकर 2 हो गया। तो इस प्रकार A प्लस N माइनस 1 इंटू D से हम लिख सकते हैं। तो यही मेन आपका फार्मूला है, यही आपका फार्मूला है। इसको यहाँ पर बना दिया गया A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पर आपकी nth टर्म, कौन सी टर्म है आपकी nth टर्म, nth टर्म को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आपकी AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। यह हमारी लास्ट टर्म है। जिस प्रकार से आपने यहाँ पर A2 को, यह A2 है, A2 को A प्लस D, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D लिख दिया है। 2 माइनस 1 हमारे हिसाब से हमने लिख दिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर AN की जब वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर N के लिए N माइनस 1 है, क्योंकि एक कम लिखा जा रहा है, यहाँ 3 था तो यहाँ 2D है, तो 2D को हमने लिखकर ऐसा लिख दिया A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। अब आपका यह जम गया, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 है, तो यहाँ N तो यहाँ भी N हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस फार्मूले को बना सकते हैं। ये आपका मेन फार्मूला हो चुका है। आपके फार्मूला मैथमेटिक्स में NCERT बुक के अंदर इस प्रकार से दिया गया है, गिवन बाय AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN इज ऑल्सो कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ AP। ये आपकी एक AP की जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले को इस प्रकार से दिखा सकते हैं। और फाइनली एक बात और इसके अंदर लिखी हुई है कि यह जनरल फॉर्म है AP की, और आप यदि AP की लास्ट टर्म की बात कर रहे हैं, लास्ट टर्म की बात कर रहे हैं, तो लास्ट टर्म को डिनोट कर रही है हमारी AN। ये डिनोट कर रही है, ये लोकेशन दिखा रही है, ये दर्शा रही है, पोजीशन बता रही है, ये उसकी वैल्यू नहीं है, ये उसकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू बताएगी A प्लस N माइनस 1 इंटू D। लेकिन ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, उसकी वैल्यू ये नहीं है, ये वैल्यू है और ये इसकी पोजीशन है। तो इस प्रकार से हम इसे कभी कभी L भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, L से भी लिख देते हैं, कैपिटल L या स्मॉल l से भी इसे लिखा जा सकता है। L का अर्थ होता है लास्ट टर्म। क्या होता है, लास्ट टर्म से भी डिनोट किया जा सकता है, तो डिनोटेड बाय L, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी लिखा आ सकता है। और ये लिखा क्या आएगा, आपको जब 11th में आप जाएंगे सीक्वेंस पढ़ने, वहाँ पर L ही यूज़ होगा। 10th में ये यूज़ जनरली कम ही देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से यह आपका बेसिक समझ होती है nth टर्म ऑफ AP की। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन बना लेते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं हम।
तो इसके अंदर क्वेश्चन, सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास कम से कम, मैंने कहा ना आपसे कि ये मान के चलिए कि 25 वेरिएशन के क्वेश्चन इसके ऊपर बनेंगे, कम से कम 25 वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी। इतनी वेरिएशन के क्वेश्चन आपको सीखना है, उसके अंदर हर प्रकार की वेरिएशन आ जाएगी। आप सीखते चलिए, ज़्यादा कठिन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि आसान बना लिया है हमने, है तो नहीं, हमने पूरा बेसिक कंप्लीट कर लिया है, तो हमें बिल्कुल आसान लगने वाला है, फटाफट हो जाएगा सब कुछ। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 3, ये एग्जाम्पल नंबर 3 हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसको समझते हैं और पढ़ना कैसे है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। एक एपी दी है, क्या है एपी आपकी, ये एपी दी है। एपी क्या है, 2 7 12, ठीक है, 2 7 12। इस प्रकार से यह एपी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर 10th टर्म देखिए, ये आना चालू हो गया, वो 10th टर्म, यहाँ पर आपको 10th टर्म मिलेगी। अब आपको हर वर्ड का मीनिंग यहाँ पर समझ में आने लग जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि वह एक लोकेशन दिखा रहा है। अब यहाँ पर 10th टर्म आ गई। 10th टर्म का अर्थ है कि हम इसे अगर दूसरे शब्दों में लिखेंगे तो आपकी एपी ऐसी लिखी हुई है, 2 7 12, और यह हो गई आपकी 8 10। क्या हो गई, A10। A10 की वैल्यू आपको फाइंड करना है। 10th टर्म का अर्थ है कि A10, ये क्या है आपकी A1 A2 A3, ये आपकी A10। आपको A10 की वैल्यू फाइंड करना है। अब आपको शायद बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर यह लोकेशन दिखा रहा है, A10 यह लोकेशन है। किसकी लोकेशन है, इस टर्म के प्लेस पर कोई, इस टर्म के प्लेस पर कोई नंबर आने वाला है, वह नंबर हमें फाइंड करना है। समझ गए आप बात को कि यह आपकी लोकेशन दिखा रहा है कि इस पोजीशन पर क्या नंबर आएगा। तो इस पोजीशन पर क्या नंबर आएगा, इसके लिए हम फार्मूला देख चुके हैं। हम जानते हैं कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह हमारा फार्मूला होता है। n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस हिसाब से यदि आप a की वैल्यू रखें तो यहाँ पर 2 होती है, यहाँ प्लस होती है, यहाँ पर 10 होती है, यहाँ माइनस 1 होती है, और d के लिए आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो आप d निकालेंगे तो d इक्वल टू, पहले मैंने फार्मूला इसीलिए लिख दिया है कि आपको क्या क्या आवश्यकता लगेगी। आपको किसी भी एपी के अंदर, किसी के एपी के लिए आपको 2 चीज़ें होना जरूरी है, एक a और एक d। इसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको अनिवार्य कंडीशन है आपकी a और d। तो यहाँ पर a दिया हुआ है, d हमें फाइंड करना है, d निकाल लेते हैं हम, 7 माइनस 2 कर देते हैं, हमारे पास d की वैल्यू आ जाती है 5। तो इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई में 5 लिख देते हैं। तो यहाँ 2 प्लस 9 इंटू 5, तो यहाँ पर 2 प्लस 45, तो यहाँ हो चुका है 47। यह आपका फाइनली आंसर आ चुका है 47। आपकी जो 10th पोजीशन पर टर्म है, आपकी जो 10th पोजीशन की टर्म है, इस नंबर, इस लोकेशन पर जो टर्म है उसकी वैल्यू है 47, उसकी वैल्यू है 47। मतलब आप इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे तो आप इस प्रकार से इसे देख सकते हैं, 2 7 12 से लेकर यहाँ बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 47। तो इस प्रकार से आपको 10th पोजीशन के ऊपर जो टर्म मिलेगी वह मिलेगी 47, और उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए यह फार्मूला हम यूज़ करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह तो हो गई आपकी बेसिक समझ। क्या हो गई, बेसिक समझ किसकी, बेसिक समझ किसकी है, ये हमारी बेसिक समझ है ए की, डी की और nth टर्म की, ठीक है। तो यह हमें जो फार्मूला था उसका यूज़, सिंपल यूज़ कैसे करना है वह समझ के लिए एग्जाम्पल नंबर 3 हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है कि कोई भी, अब मैं कभी भी आपको वेरिएशन रिपीट नहीं करूँगा। एक वेरिएशन का एक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एपी यहाँ पर है और एपी दी गई है, एपी के अंदर आपको कोई भी बीच की एक टर्म फाइंड करना है। उस टर्म को फाइंड करने के लिए यह फार्मूला लगाना है और इस फार्मूले से आप इस प्रकार से उसे फाइंड कर सकते हैं। या एक वेरिएशन का एक क्वेश्चन हो चुका है, आप इसको भली भांति चारों तरफ से देख लीजिए, समझ लीजिए, और मैंने समझा भी दिया है। अब आप एक चीज और देखिए यहाँ पर, अब आपको थोड़ी सी ट्रिक से अवगत करवाते हैं।
हमारे पास जो एपी है वो ऐसी है 2 7 12, ठीक है। आपको यहाँ 10th लेवल की टर्म चाहिए। अब आपका जो डी आया है वह डी क्या था, यहाँ पर डी इक्वल टू 5 था। डी इक्वल टू 5 है, डी इक्वल टू यदि 5 है और हम यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं एक एपी बनाता हूँ, डिफरेंस को लेके एपी बनाऊंगा। मैं क्या लेके बनाऊंगा, डिफरेंस को लेके एपी बनाऊंगा। मैं जो भी डिफरेंस है उसके एपी बनेगी। डिफरेंस मेरा 5 है, अब मैं 5 से चल रहा हूँ। अब आपको समझिए 5, अब मैं 5 के टेबल पढ़ रहा हूँ, वही डिफरेंस और वही हमारा पहला टर्म, डिफरेंस और पहला टर्म इक्वल है। तो 5 10 15 से लेकर आप चलेंगे तो 10 नंबर पर क्या आएगा आप बताइए। 5 की टेबल है या 5 की टेबल है, 5 की टेबल से अगर आप 10 नंबर पर चलेंगे तो आपको प्राप्त होगा 50। कितना प्राप्त होगा, 50। अगर आप इस प्रकार से चलते हैं, एक एपी लेते हैं जिसको 5 से स्टार्ट करते हैं और उसका डिफरेंस आप 5 रखते हैं, 5 से स्टार्ट करते हैं और डिफरेंस भी आप 5 रखते हैं, तब आपकी जो एपी आएगी वो 50 आएगी। 10th टर्म आपकी 50 आएगी, क्योंकि 5 से अगर 10 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ 5 × 10 इक्वल टू 50। अब आप इसके अंदर एक चीज़ समझिए, यहाँ से ये कितना कम है, इससे ये कितना कम है, ये इससे कितना कम है। हमने इसे 5 से स्टार्ट किया, डिफरेंस दोनों में सेम है, और यह जो है हमारा यहाँ पर 3 कम है। कितना कम है, 3 कम है। तो यहाँ पर इसका एंड भी कितना कम आएगा, -3 कम आएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 47 फाइनल आंसर। तो आप किसी भी एपी को देखकर सीधे सीधे बता सकते हैं, एक टेबल की सहायता से, एक टेबल से आप बता सकते हैं कि आज इसका लास्ट वाला पद या इसका 10th या 12th जो भी पद हो XYZ, जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी मैं आपको इस ट्रिक को दोहराऊंगा और बताऊंगा। तो यहाँ से आप 1 से 2 नंबर बहुत फास्ट तरीके से जुटा पाएंगे, और हर एग्जाम के अंदर ये ट्रिक अगर आप आज सीख जाएंगे तो आपको जीवन भर हर जगह मैथमेटिक्स में इसका फ़ायदा मिलने वाला है। यह ट्रिक मैंने खुद बनाई है, मैंने खुद अपने हिसाब से डिज़ाइन की और इसके ऊपर रिसर्च किया है, तब जाकर इस प्रकार की कोई ट्रिक तैयार होती है। तो चलिए अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। इसके अंदर 2 से 3 प्रकार की वेरिएशन मिल जाएगी आपको। विच टर्म ऑफ एपी, आपको एक एपी दी गई है, हम पहले एपी लिख लेते हैं। क्या एपी है, 21 18 15, और ऐसे करते 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 यहाँ पर आ गई आपकी -81। आप इसे इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं, इज 81, ठीक है 81। इज एनी टर्म 0, क्या इसके कोई टर्म 0 है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको यह बताना है कि सबसे पहले जो आपकी जो 81 टर्म है, जो आपको यहाँ पर 81 टर्म दी गई है, यह टर्म आपकी कितने नंबर की टर्म है। आपको इसकी लोकेशन दिखाना है कि यह कितने नंबर की टर्म है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमें ए फाइंड होना चाहिए और डी फाइंड होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ए देखते हैं, ए बराबर है यहाँ पर 21 और डी इक्वल टू है 18 -21। इसमें से इसे माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाता है -3। तो D की वैल्यू फाइनली आती है -3। इस प्रकार आपको A और D की वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो जाती है। A और D हम निकाल चुके हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमें फाइंड करनी है कि यह कौन सी टर्म है। तो हम मान लेते हैं कि यह हमारी nth टर्म है। कौन सी टर्म है, nth टर्म है। तो n यह हमारी क्या है, एन है, एक वैल्यू है, एक पोजीशन है कि यह मान लेते हैं कि हम इस नंबर पर एन है। क्या है, एन है। ये एन की टर्म है, ये एन पता नहीं कौन है, कौन से नंबर पर, लेकिन यह एन की टर्म है। तो एन की जगह -81, मतलब हमारी ये nth टर्म है। क्या लेट कर लिया हमने, ये हमारी nth टर्म है। हम सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं, आप यहीं से क्लियर हो जाना सारी चीज़ लेकर, ठीक है।
अब आप ये नहीं कि स्किप नहीं करना है कि हम बाद में समझ लेंगे, बिल्कुल नहीं, आप इसे यही समझ लीजिए कि यहाँ पर 21, 18, 15 से लेकर -81 एक टर्म है और वो पूछ रहा है कि यह जो टर्म है ये किस पोजीशन के ऊपर है। पोजीशन से अर्थ है कि ये पहले नंबर पर है या दूसरे पे है या तीसरे नंबर पर है। इस प्रकार से आगे चलते जाएंगे तो कहीं आपको रास्ते में 81 मिलेगी, -81, तो वो -81 किस नंबर के ऊपर है, किस नंबर मतलब यहाँ से हम गिनना चालू कर रहे हैं। कहाँ से गिनना चालू कर रहे हैं? यहाँ से, या 1, 2, 3 इस प्रकार से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ n नंबर के ऊपर है, वो एक नंबर है, उस नंबर के ऊपर कोई बैठा हुआ है, उसकी बात चल रही है कि कौन सा नंबर है वो जहां पर -81 बैठा हुआ है, तो वो नंबर है an। इसलिए हम इसको, इस टर्म को कह देते हैं an। तो an की वैल्यू 81 है। हमारा फाइनली फार्मूला होता है, क्या फार्मूला है हमारा? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह फार्मूला होता है और इसके अंदर हम वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ -81 इक्वल टू a की वैल्यू है 21 प्लस n की वैल्यू है यहाँ पर कितनी है? n की वैल्यू n ही है, क्योंकि n तो हमें फाइंड करना है, n ही तो हमें निकालना है कि वो कहाँ पर बैठा हुआ है। तो n -1 और d की वैल्यू यहाँ पर है -3। ठीक है, ये हो चुका है। अब -81 इक्वल टू 21 प्लस यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई इससे किया है तो 3n हो गया, और माइनस का 3 से किया तो माइनस +3 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर -81 है, इसको मैं इधर लाया तो -21 हो चुका है, और माइनस ये हो चुका है आपका 3 भी माइनस इक्वल टू -3n। अब इसे सॉल्व करते हैं तो इन तीनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि तीनों माइनस के हैं। तो 81 से 21, 81 में 20 जोड़े तो 81 से आपके ये होते हैं 80 और 20 100, और 2 और 3 5 105 इक्वल टू -3n। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब आपको n की वैल्यू फाइंड करना है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और n इक्वल टू 105/3, तो n इक्वल टू 35 आपकी वैल्यू आ गई, n इक्वल टू 35। n इक्वल टू 35 हमें क्या दिखा रहा है? n इक्वल टू 35 इसके अंदर क्या दिखा रहा है? n इक्वल टू 35 हमें बता रहा है कि 35 नंबर इस प्रकार से हम यहाँ से गिनते हुए जाएंगे, 1 2 3 आप गिनते हुए जाएंगे। मान लीजिए इस प्रकार की यहाँ पर कुर्सी लगी है, टेबल लगी है, यहाँ पर कंटिन्यू टेबल लगी है, ये पहली दूसरी टेबल, तीसरी चौथी पांचवी छठी से लेकर आप यहाँ तक गए तो यहाँ पर आपको मिलेगी मान लीजिए 35 नंबर की टेबल। तो आप यहाँ पर पहले नंबर पर देखा कौन कौन बैठा है भैया? यहाँ 21 बैठा है। चलिए आगे बढ़िए, 2 नंबर पर कौन है? यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 15 है। आप आगे बढ़ते गए, गिनते हुए गए तो आपको 35 नंबर की पोजीशन पर टेबल पर आपको -81 बैठा हुआ मिलेगा, -81 बैठा हुआ मिलेगा। हमने कोई एक सीक्वेंस को लेकर, कोई डिफरेंस को लेकर इसे अरेंज किया है, वो अलग विषय, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम बात क्या कर रहे हैं। हम 81 उस पोजीशन की बात कर रहे हैं, उस लोकेशन की बात कर रहे हैं कि उस सीक्वेंस में 35 नंबर के ऊपर कौन सा नंबर है। तो ये 35 नंबर क्या है? ये 35 वो नंबर है जिस नंबर के ऊपर -81 आपका विराजमान है, जिस नंबर के ऊपर -81 आपका विराजित है। यहाँ पर सीक्वेंस में -81 35 नंबर की पोजीशन पर बैठा हुआ है। तो पोजीशन 1 2 3 4 5 से n तक की है। तो यहाँ इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। अब हम इसका आधा हिस्सा और समझते हैं। इज एनी टर्म जीरो, क्या कोई टर्म इसके अंदर जीरो भी हो सकती है? क्या कोई टर्म इसके अंदर जीरो हो सकती है? तो अगर मान लीजिए आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है या ट्रू फॉल्स आ जाता है और आपसे पूछ ले कि क्या इसके अंदर कोई टर्म जीरो है। राइटिंग में क्वेश्चन नहीं आया, सिर्फ ऑप्शनल आया। ऑप्शनल आया तब आपसे पूछ लिया कि इसमें कोई टर्म जीरो है, यस और नो। या आपको ट्रू फॉल्स में यस कहना है या नो कहना है। तो आप देखकर कैसे पता करेंगे कि इसके अंदर कोई टर्म आपकी जीरो है या नहीं है? तो पहले मैं इसे क्लियर करता हूं यहां से, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है,
इसके अंदर कोई टर्म जीरो है या नहीं है, ये आपको सीक्वेंस देखकर ही पता चल रहा है। सीक्वेंस देखकर कैसे पता चल रहा है, आप इसे देखिए। आप यहाँ अगर इसे देखते हैं, यहाँ 21, यहाँ पर 21, 18, 15 से आप 3 के गैप से नीचे की तरफ जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं, कम संख्याएं होती चली जा रही है, नंबर छोटा होता जा रहा है 3 गैप से। तो 3 के गैप से जब नंबर छोटा हो रहा है तो डेफिनेट इसके अंदर जीरो आना है, क्योंकि 15 के बाद 12 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, 3 आएगा और 0 आ जाएगा। डेफिनेट इसके अंदर आपको जीरो मिलना है। लेकिन वो पूछ रहा है, वहाँ तो पूछ लिया है कि जीरो है या नहीं है, तो हमें दिखाना होगा कि किस नंबर के ऊपर जीरो है, तो हमें सॉल्व करना होगा। लेकिन ऐसा अगर आपको ट्रू फॉल्स में आ जाता है तो आप उसे देखकर बता सकते हैं कि इसके अंदर जीरो आएगा या नहीं आएगा। अब हमें यहाँ पर इसी प्रकार से है कि आपकी जो AP है वो ऐसी है। अब आप इसे ऐसा समझिए नेक्स्ट को, 21, 18, 15 से आगे बढ़े तो कहीं पर आपको क्या मिलेगी, जीरो मिले। इसका अपोजिट सवाल हो गया, ठीक है। अब आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर जीरो है। वो ये पूछ रहा है कि क्या ऐसा संभव है या नहीं है, दोनों ही बातें हैं। आप इसे यस में कहेंगे, क्या आप इसे नो में कहेंगे। क्या यहाँ पर कोई टर्म जीरो हो सकती है या नहीं हो सकती है, आपको देखकर बताना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर an की वैल्यू रख लेते हैं जीरो, an की वैल्यू जीरो रख लेते हैं। और यदि हमें कोई an की वैल्यू जीरो के अगेंस्ट मिल जाती है तो हम कह देंगे कि वहाँ पर जीरो है या नहीं है। तो हम an की वैल्यू जीरो रख लेते हैं। तो हमारा फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम an इक्वल टू ज़ीरो रख लेते हैं। a हमारा यहाँ पर है 21 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है -3। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 21 प्लस -3n प्लस 3, यहाँ जीरो चल रहा है और इसे सॉल्व करते हैं तो 21 और 3 24, मतलब 24 उस तरफ आ जाएगा, प्लस का जोड़कर इस तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस का 24 और इस तरफ माइनस का 3n, यहाँ कट चुका है। तो n इक्वल टू 24/3, 3 से इसे डिवाइड किया 8 टाइम, तो n इक्वल टू 8, मतलब नंबर ऑफ 8th टर्म के ऊपर। यहाँ से ये आपकी फर्स्ट है, ये आपकी सेकंड है, ये आपकी थर्ड है। इस टाइप से आप चलेंगे तो यहाँ पर 8th टर्म के ऊपर आपको जीरो मिल जाएगा। तो ये आपका n जो है टर्म नंबर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, टर्म नंबर दिखा रहा है। तो किस टर्म के ऊपर, 8th टर्म के ऊपर आपको जीरो मिल जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर आ चुका है यस के अंदर की, यस ऐसा आ सकता है। तो यह आपका एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट होता है, और जो कि बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था, मोस्ट IMP एग्जाम्पल था। आप इसे परीक्षा पर एग्ज़ाम के दृष्टि से अगर देखें तो यह बहुत ही मोस्ट IMP एग्जाम्पल है, और इसे आप कन्फर्म बिल्कुल समझिए कि आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा, ये मानकर चलिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं सारे ही एग्जाम्पल एक से एक है, बढ़िया है, सारे धुरंधर है। इसके अंदर से ये क्या, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये हल्का पतला है, ये सारे पहलवान है। इसमें हम किसी के इंपॉर्टेंस कम नहीं आकेंगे, सब एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 है, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 5। यहाँ पर दिया है कि एक आपकी AP है जिसकी थर्ड टर्म 5 है, मतलब हम यहाँ पर उसे लिखते भी जाते हैं क्या क्या दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर दिया गया है कि आपकी थर्ड टर्म मतलब A3
थर्ड टर्म को हम कहते हैं A3 इक्वल टू दिया है 5, ठीक है, इस प्रकार से दिया। एंड द सेवंथ टर्म इज 9, और सेवंथ टर्म A7 की वैल्यू दी है आपकी 9, ठीक है। यह दो वैल्यू आपको दिए और आपको एपी बनाना है, आपको एपी बनाना है। तो एपी बनाने के लिए हमें क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एपी बनाना है, और हम जानते हैं कि हमें यदि एपी बनाना है तो हमें ए की वैल्यू और डी की वैल्यू पता होना चाहिए। ये दोनों एपी के पेयर होते हैं, ये दोनों आपके एपी के पेयर होते हैं, इन दोनों के बिना एपी चल नहीं सकती। तो हमें ए और डी तो चाहिए, ए और डी चाहिए। इसमें हमें ए और डी कहीं दिख रहा है क्या? सिर्फ इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं दिया है। क्या दिया है कि आपकी एक एपी है, एक इस प्रकार से आपकी एपी बनेगी, एक एपी बनेगी, और यहाँ पर ही लिख देते हैं आपको एक एपी बनेगी, A1 A2 से लेकर इस प्रकार से एपी बनेगी। तो एक एपी बनेगी, उस एपी के अंदर आपको जो तीसरी पोजीशन पर है A3 है, यहाँ पर कोई A3 है, उसकी वैल्यू दी है, और A7 की वैल्यू दे दी है। तो A3 की वैल्यू 5 है और A7 की वैल्यू 9 है, बस इसके बाद कुछ भी नहीं दिया है। हमें ए और डी पहले फाइंड करना है। तो हम इसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं इसको लेकर कि ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह हमारा बेसिक फार्मूला होता है काय का? nth पद का, nth टर्म का। nth टर्म में मतलब कोई भी टर्म हो सकती है। थर्ड टर्म के लिए अगर फार्मूला में कन्वर्ट करूं, थर्ड टर्म के लिए हम फार्मूला लिखें तो इसे ऐसे लिखेंगे, A3 इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, 3 माइनस 1 इंटू डी। इसको फाइनली मैं लिख सकता हूँ A प्लस 2D, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। और इक्वल टू यह कितना दिया है, चलिए इसे बाद में इक्वल टू में लिख देंगे, पहले समझ लीजिए आप। और A7 को हम लिख सकते हैं A7 इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। इसकी तुलना में इससे कर रहा हूँ, यहाँ पर 7 है तो यहाँ 7 रख दिया और यहाँ पर 7 रख दिया, ठीक है, बाकी वैसा का वैसा रख दिया। और यहाँ पर इसे और सिंप्लीफाई करके लिखें तो A प्लस 6D ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। आपको दी गई है A3 की वैल्यू, A3 की वैल्यू है 5 और A7 की वैल्यू है 9। तो हम यहाँ पर A3 की वैल्यू, यहाँ पर A3 की वैल्यू, यहाँ पर A3 दिया है, इसके प्लेस पर हम 5 रख देते हैं। हम अब नेक्स्ट पेन लेते हैं और नेक्स्ट तरीके से इसे, फिर हमने इन दोनों को इस हिसाब से लिख लिया। अब मैं इसे यहाँ पर A3 इक्वल टू दिया है हमारे पास 5, ठीक है, और हम इस टर्म का यूज़ करते हैं, ये सब आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, तो A प्लस 2D इक्वल टू दिया है 5 और A प्लस 6D इक्वल टू दिया है यहाँ पर 9, ठीक है। A प्लस 2D इक्वल टू यहाँ पर 5 दिया है, और A7 को हम यह लिख सकते हैं, तो A7 के बदले यहाँ हम 9 लिख सकते हैं इक्वल टू 9। यह आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आ चुकी है। अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ से निकल कर सीधे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर पेयर प्राप्त हो रहे हैं लीनियर इक्वेशन के टू वेरिएबल में, ए और डी में। तो इससे हम ए और डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं विलोपन विधि आपकी एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड जो हमारी कहती है कि आप किसी एक टर्म को इसमें से डिलीट कर दीजिए। तो इसमें से डिलीट करने के लिए हम ए में से ए डिलीट कर देते हैं। हम देता हूँ, मैं अब क्या निर्देश दे रहा हूँ, फर्स्ट माइनस सेकंड का मैंने यहाँ पर निर्देश दिया है। इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को घटाना है, मतलब A प्लस 2D इक्वल टू 5 और A प्लस 6D इक्वल टू 9। इसके अंदर से हमें घटाना है, तो हम इसे प्लस से माइनस, माइनस यहाँ पर प्लस से माइनस ये वाला,
और यहाँ प्लस है तो माइनस, ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ 6D में से गया 2D तो यहाँ पर 4D माइनस का बचता है, और यहाँ पर -9 में से -5 गया तो माइनस का 4 बचता है। यहाँ कैंसिल हो गया माइनस से माइनस। फाइनली आपको D इक्वल टू आ जाता है 1। D इक्वल टू 4/4, इसका अर्थ है 1, तो D इक्वल टू प्राप्त होता है 1। D की वैल्यू हमें 1 आ जाती है। यहाँ पर हम D की वैल्यू 1 लेकर आ चुके हैं। अब D की वैल्यू 1 आने के बाद आप क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन के अंदर D की वैल्यू रख कर A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो हम लिख देते हैं पुट इन D इक्वल टू 1 इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट की तो a प्लस 2D इक्वल टू 5, और यहाँ पर यदि आप D की वैल्यू 1 रखते हैं तो a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, तो a प्लस 2 इक्वल टू 5, इस हिसाब से a इक्वल टू आ जाएगी आपकी 3, a की वैल्यू आ जाएगी 3। तो फाइनली आपको प्राप्त होती है a की वैल्यू 3 और D की वैल्यू 1। ठीक है, ये 2 आपका उधर जाएगा माइनस होकर a की वैल्यू, आप बहुत भली भांति जानते हैं ऐसा करना। तो आप a की वैल्यू 1 और D की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब हमें a और d की वैल्यू आ चुकी है। अब हम एक AP बना सकते हैं। हम AP बना सकते हैं तो AP का पहला टर्म रहेगा 3 और d इक्वल टू 1। तो आपकी जो AP है वह क्या हो जाएगी, आपकी AP क्या हो जाएगी, आपकी AP हो जाएगी, यहाँ पर लिख देते हैं, यह आपकी AP हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पहला पद आपका a 3 है, नेक्स्ट आपका क्या आएगा, 3 में आप डिफरेंस 8 करेंगे, 3 और 1 4, नेक्स्ट क्या आएगा 5 6 7 8। इस प्रकार से आप आगे की तरफ चलते जाएंगे। इस प्रकार आगे की तरफ चलते जाएंगे तो आपको AP मिलती जाएगी, AP के टर्म मिलते जाएंगे। अब यहाँ पर बिल्कुल देखने में लग रहा है कि ये तो सिंपल ही था, 3 4 5 6 7 8। हाँ भाई, ये तो बिल्कुल सिंपल था। कैसे, ये तो यहीं देखकर पता चल गया था ना, A3 की वैल्यू 5 है और A7 की 9 है। अब आप इसमें यहाँ पर समझिए, 3 की वैल्यू के लिए यहाँ 5 है, यहाँ से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, और यहाँ कितना अंतर है, मतलब यहाँ 7 से 9 था और यहाँ 3 से 5 था, मतलब डिफरेंस आपको बराबर आ रहा है। डिफरेंस जब आपके टर्म में और उसके वैल्यू में बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि वह डिफरेंस आपका सिंगल का डिफरेंस है और आपके पास कंटिन्यू नंबर आने वाले हैं, और नंबर आने वाले और कंटिन्यू नंबर के बाद यहाँ पर A3 इक्वल टू 5 है, मतलब ये जो A3 है ये 5 के ऊपर है। तो आपकी जो लास्ट टर्म है वो कहाँ से चालू होती है, वह 3 से चालू होती है। क्यों, क्योंकि थर्ड टर्म आपकी 5 है, फोर्थ टर्म आपकी 4 हो जाएगी, सेकंड टर्म 4 हो जाएगी और फर्स्ट टर्म आपकी 3 हो जाएगी। तो यहाँ से देखकर आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, गेस कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये इतना कठिन विषय नहीं है, ये सिर्फ आपको समझ का विषय है। अगर इसका बेसिक आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो इसके अंदर ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है जो कुछ दिक्कत दे, तो बहुत आसानी से इसे हम बना सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। इसकी लेंथ काफ़ी हो चुकी है। आई होप कि यह जो मैंने आपको आज क्लियर करवाया या आपको समझ में आ गई होगी, और पूरा डिटेल मैंने आपको सिलेबस कंप्लीट करवाने का वादा किया है और मैं आगे नेक्स्ट आपको करवाऊंगा भी सही। और यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और DPO ट्यूटर के साथ जुड़े रहिए। आपको एक से एक ट्रिक यहाँ पर मैथमेटिक्स की देखने को मिलने वाली है, एक से एक मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। और हमें आपको बेसिक जानकारी दे दें आपके जानकारी के लिए कि जो भी सिलेबस 2023-24 के लिए रिड्यूस किया गया है NCERT की तरफ से, हम उसे भी उसके अंदर जो IMP पार्ट है उसे भी लेकर यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे। अगेन थैंक यू वेरी मच।